आज के वीडियो में हम फिर से एक बार क्लास 11th के फिजिक्स का टॉपिक वेक्टर्स लेकर आए हैं। और आज के वेक्टर्स के इस टॉपिक में मैं आपको वेक्टर्स के प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो में शुरू से आखिरी तक बिना स्किप करके आप बने रहेंगे और एक बार वीडियो को देखने के बाद आप इसके अंदर जितने भी फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स मैंने बताया है आप इसके नोट्स ज़रूर बनाएंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का एक और बहुत ही प्यारा सा लेक्चर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, तो वेक्टर्स के प्रोडक्ट, वेक्टर्स के दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक प्रोडक्ट स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा जो प्रोडक्ट होता है वेक्टर का, दूसरा जो कैटेगरी होता है इसको उसे कहा जाता है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो फिलहाल हम आज के लेक्चर में स्केलर प्रोडक्ट्स के बारे में और इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम आपको डिस्क्राइब करके बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्केलर प्रोडक्ट इसको डिफाइंड करते हैं। इसे फिजिक्स में डिफाइंड किया गया है, इसके क्या डेफिनेशंस होते हैं, इसके क्या मीनिंग्स होते हैं, ये आपको सबसे पहले जानना चाहिए। उसके बाद इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं और ये सारे प्रॉपर्टीज़ बहुत ही काम के प्रॉपर्टीज़ हैं। आप इन सारे प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझेंगे और तब जाके आप इसे, जब आप फिजिक्स को स्टडी करेंगे तो उसमें इसके एप्लीकेशंस आपको कई जगह देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे स्केलर और डॉट, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर मान लेते हैं कि दो वेक्टर है, यहाँ पे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, टू वेक्टर्स। यह दो वेक्टर यहाँ पे लिए गए हैं, वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी। और यहाँ पर हम फिलहाल मान लेते हैं वेक्टर ए यह जीरो वेक्टर नहीं है, वेक्टर ए जीरो वेक्टर नहीं है और वेक्टर बी भी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहाँ पे नल वेक्टर नहीं है। दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं। जीरो वेक्टर स्पेशल केसेस के अंदर हम इसे देखेंगे। तो दो वेक्टर हैं, दोनों नल वेक्टर नहीं हैं और थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। और जैसा कि आपको पता है कि 0 डिग्री से थीटा का वैल्यू 180 डिग्री के बीच लाई करता है। दो वेक्टर के बीच जो एंगल होता है वो 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच लाई करता है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इतने सारे कंडीशंस, मतलब दो वेक्टर दिए गए हैं, दोनों फिलहाल नॉन जीरो वेक्टर हैं, दोनों के बीच की एंगल 0 से 180 डिग्री के बीच लाई करता है। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, सबसे पहले इसे डिनोट किया जाता है ए डॉट, इसे डॉट बोलते हैं, ए डॉट बी से, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसे डिनोट किया जाता है, दो वेक्टर लिखेंगे साइड बाय साइड और बीच में यह डॉट, हमेशा डॉट देना है, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट है तो यह सिंबल देंगे, यह नहीं देंगे। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट में दो वेक्टर के बीच जो सिंबल यूज किया जाता है यह डॉट, इसे डॉट कहा जाता है, ठीक है। अब यह होता क्या है, यहाँ पर ए डॉट बी, फर्स्ट वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड इनटू सेकेंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच का एंगल थीटा का कॉस, कोसाइन, ठीक है। मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, इसके बराबर होता है, ठीक है। यह इसका डेफिनेशन है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक नंबर होता है, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड यह भी एक नंबर होगा और कॉस थीटा यह भी एक रियल नंबर होगा। तो यहाँ पर अगर हम तीन
अलग अलग नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर का प्रोडक्ट हमेशा एक नंबर होता है, तो एक प्योर नंबर होगा। मतलब वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट अभी कंफर्म हो गया कि इसका आंसर एक प्योर नंबर या स्केलर होगा। ठीक है, ठीक है, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। तो अब सिंस ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा यह होता है। अब यहाँ पर कॉस थीटा में थीटा दोनों वेक्टर के बीच के एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे इन दोनों को हम LHS में शिफ्ट करेंगे। तो देयरफॉर ए डॉट बी बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो यह यहाँ पे एक्सप्रेशन हमें मिल गया दो वेक्टर के बीच एंगल फाइंड करने का। जब दो वेक्टर के वैल्यूज़ दिए जाएंगे कंपोनेंट फॉर्म में तो उनके बीच का एंगल थीटा, सबसे पहले हम कॉस थीटा निकालेंगे, फिर थीटा आसानी से निकाल लेंगे, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन इस फार्मूला को आपको याद रखना है। ठीक है, एक दो एग्जांपल लेते हैं, फिर हम इसके प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर देखते हैं। एक एग्जांपल लेकर हम आपको इसको बताते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, अगर हम मान लेते हैं वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड दिया गया है 3 यूनिट्स, और वेक्टर बी इसका मैग्नीट्यूड दिया गया है 5 यूनिट्स, और थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी यह दिया गया है 120 डिग्री। ठीक है, तो देन फाइंड ए डॉट बी, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बताना है। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि अगर दो वेक्टर के स्केलर या डॉट प्रोडक्ट निकालने हैं तो यह दोनों सेम नेचर के भी हो सकते हैं और डिफरेंट नेचर के भी हो सकते हैं। मतलब जैसे अगर वेक्टर ए फोर्स है तो वेक्टर बी फोर्स भी हो सकता है, इस कंडीशन में भी स्केलर प्रोडक्ट डिटरमाइंड होगा। या वेक्टर ए अगर फोर्स है और वेक्टर बी अगर डिस्प्लेसमेंट है, या वेक्टर ए अगर फोर्स है वेक्टर बी अगर मोमेंटम है, तब भी हम स्केलर प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। एडिशन के केस में ऐसा नहीं होता है। एडिशन के केस में दो वेक्टर तभी ऐड होते हैं जब वो सेम नेचर के होते हैं, मैंने आपको बताया है। बट स्केलर प्रोडक्ट होने के लिए वेक्टर्स के नेचर सेम हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, मतलब वो डिफरेंट नेचर के भी हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। अब चूंकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ए डॉट बी फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 दिया गया है, सेकेंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 5 दिया गया है, और थीटा यहाँ पर 120 डिग्री दिया गया है। तो 3 5 जब 15 एंड कॉस 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 होता है। तो इस तरह से इसका आंसर -15/2 होगा। ठीक है, अब स्केलर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके सारे प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से समझेंगे, और ये जब तक आप फिजिक्स क्लास 11th और 12th में स्टडी करेंगे तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ का आपको याद रखना होगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ये हमने स्टडी कर लिया है। ठीक है, अब ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, तो यह 3 नंबर का प्रोडक्ट है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। अब अगर हम ए डॉट बी को मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो अगर हम पूछें आपसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा क्या होगा, तो आप कहेंगे ए डॉट बी। और अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा यह पूछें तो आप बोलेंगे बी डॉट ए
मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। तो सबसे पहले यहाँ पर वेक्टर बी का जिक्र किया गया है, तो इसे हम बी डॉट ए लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले यह ए डॉट बी का वैल्यू था, तो इससे हमें पता चल गया कि ए डॉट बी एंड बी डॉट ए सेम होगा, मतलब कम्यूटेटिव। वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, मतलब ए डॉट बी निकालने दिया गया है और गलती से हमने बी डॉट ए निकाल दिया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों के आंसर सेम होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था, इसको आपको याद रखना है। अब इन दोनों वेक्टर में से कोई भी वेक्टर अगर नल वेक्टर हो जाए तो क्या होगा? तो दूसरा प्रॉपर्टी, इफ आइदर वेक्टर ए नल वेक्टर और वेक्टर बी नल वेक्टर। ठीक है, तो दो वेक्टर में से अगर कोई भी वेक्टर नल वेक्टर होगा तो देन ए डॉट बी। ठीक है, अब जानते हैं ए वेक्टर अगर नल वेक्टर होगा तो इसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, और अगर वेक्टर बी नल वेक्टर होगा तब भी उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा यह 0 होगा, क्योंकि किसी भी एक वेक्टर का वैल्यू अगर यहाँ पे नल वेक्टर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड, जानते हैं नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है, और 0 से मल्टीप्लाई करने पे सारे एक्सप्रेशन के वैल्यू 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ए डॉट बी का हम डायरेक्ट आंसर हमेशा याद रखेंगे, यह 0 होगा। ठीक है, दो वेक्टर में से कोई भी एक वेक्टर अगर नल वेक्टर हो तो आपको उसके आंसर, मतलब उसके डॉट या स्केलर प्रोडक्ट के आंसर डायरेक्ट 0 लिखना है। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी, अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, मतलब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, डेट इज कह सकते हैं इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी और परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, और ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल भी कहा जाता है, मतलब दो वेक्टर ए और बी या तो परपेंडिकुलर हो या ऑर्थोगोनल हो, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कॉस थीटा, इस केस में कॉस 90 डिग्री जिसकी वैल्यू 0 होती है, तो देयरफॉर यहाँ पर ए डॉट बी चूँकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, और इस बार हम देख रहे हैं यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू 0 है, तो फिर से यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होने पर यह पूरे टर्म का वैल्यू, इस पूरे टर्म का आंसर 0 होगा। देयरफॉर ए डॉट बी 0। ठीक है, मतलब दो वेक्टर अगर ऑर्थोगोनल होंगे तो इनके स्केलर प्रोडक्ट हमेशा 0 ही आएंगे। यह दो वेक्टर को हमें शो करना है कि यह दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं या ऑर्थोगोनल हैं। ठीक है, तो इनके हम डॉट प्रोडक्ट डिटरमाइन करेंगे, और अगर यह 0 आते हैं तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर एक दूसरे पे होंगे। ठीक है, आगे इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब अगर हम मान लेते हैं थीटा 0 डिग्री, तो थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो वेक्टर जानते हैं लाइक वेक्टर होगा इस तरह से, और थीटा अगर 180 डिग्री, तो 180 डिग्री होगा तो वेक्टर जानते हैं अनलाइक, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। यह वेक्टर ए मान लेते हैं, यह वेक्टर बी। तो थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो वेक्टर लाइक वेक्टर या पैरेलल वेक्टर कहलाता है, और 180 डिग्री दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा तो दोनों वेक्टर अनलाइक या एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो इस केस में देयरफॉर ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू 1 मतलब ए बी। तो दो वेक्टर अगर लाइक वेक्टर हैं तो इनके स्केलर प्रोडक्ट मीन्स दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होंगे, और जब दोनों यहाँ पे एंटी पैरेलल यानी कि अनलाइक वेक्टर होंगे तो इस केस में फिर से ए डॉट बी
वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 180 डिग्री। अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पर ए लिखेंगे, बी का मैग्नीट्यूड बी लिखेंगे, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होता है, तो माइनस ए बी। तो अगर दो वेक्टर अनलाइक वेक्टर होंगे तो इनके स्केलर प्रोडक्ट दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का नेगेटिव के बराबर होगा। ये स्पेशल केसेस हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। फाइव नंबर ए डॉट ए यहाँ पर दोनों सेम वेक्टर है, तो सेम वेक्टर है तो यहाँ पे डायरेक्शन दोनों के सेम होंगे। जैसे अगर हम मान लेते हैं यह वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है और वेक्टर ए वेक्टर बी इक्वल हैं, दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो जानते हैं कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं और साथ ही साथ दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो वेक्टर इस तरह से हैं, इस तरह से दोनों सेम वेक्टर हैं और इनके डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट हमें फाइंड करने हैं। तो इस केस में जानते हैं थीटा 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो थीटा 0 डिग्री होगा तो यहाँ पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0 डिग्री, ठीक है। ए डॉट ए मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि बी के जगह पर भी हमने ए ही लिखा है, वेक्टर ए, चूँकि यहाँ पे दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो अब यह ए होगा, यह भी ए होगा और कॉस 0 डिग्री 1 होगा, मतलब ए स्क्वायर। तो देयरफॉर कह सकते हैं देयरफॉर ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है या रिजल्ट है जो बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, इसको आपको याद रखना है। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा हम यूनिट वेक्टर्स के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। यूनिट वेक्टर जो कि एक्सिस के डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं यह आई कैप है, यह जे कैप है, यह आई कैप, यह जे कैप और यह के कैप। जानते हैं यह तीनों वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सिंस आई कैप, जे कैप एंड के कैप, इन तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होता है और जानते हैं आई परपेंडिकुलर होता है जे पे, जे कैप परपेंडिकुलर होता है के कैप पे एंड के कैप परपेंडिकुलर होता है आई कैप पे। तीनों ही वेक्टर आप देख सकते हैं डायग्राम में, ऑलरेडी हमने आपको बताया है, यह तीनों वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें से कोई भी दो या सेम का हम स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे। तो देयरफॉर आई डॉट जे मीन्स आई का मैग्नीट्यूड इंटू जे का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, क्योंकि आई और जे एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, आई और जे परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के बीच की एंगल 90 डिग्री होगा। तो आई का मैग्नीट्यूड 1 होगा, जे का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा और कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री 0। तो यहाँ पर आई डॉट जे 0 आएगा, मतलब आई डॉट जे 0 होगा। ऑलरेडी हमने आपको यह भी पढ़ाया है कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे तो इनके डॉट प्रोडक्ट 0 होंगे, तो हम उससे भी इसको यहाँ पर बता सकते थे, बट हमने आपको यहाँ पर जो मेन फार्मूला होता है उसके थ्रू इसे यहाँ पर बताया है कि यहाँ पे आई डॉट जे 0 होगा। तो आई डॉट जे, इसी तरह से जे और के भी परपेंडिकुलर होता है तो इनके भी डॉट प्रोडक्ट 0 होंगे और के और आई एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं तो इसके भी डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों के भी डॉट प्रोडक्ट 0 होंगे। तो इसे हम लिख देते हैं आपको जे डॉट के एंड के डॉट आई 0, ठीक है। आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, ये तीनों 0 के इक्वल्स होंगे, ठीक है। अब आई डॉट आई यह निकालते हैं कितना होगा। अभी हमने आपको बताया है कि ए डॉट ए
मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, तो देयरफॉर यहाँ पे आई डॉट आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, चूँकि यूनिट वेक्टर है तो 1 स्क्वायर 1 होगा, तो देयरफॉर आई डॉट आई 1 होगा। तो उसी तरह से जे डॉट जे 1 होगा और के डॉट के भी 1 होगा। तो इसको भी हम आपको बता देते हैं, आई डॉट आई जे डॉट जे एंड के डॉट के, इन तीनों का आंसर 1 होगा। ठीक है, इसे याद रखना है। तो ये रिजल्ट अभी हम जब वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में होंगे तो उसके डॉट प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड करेंगे, तो इनके यूज वहाँ पर होंगे। अब अगर हम मान लेते हैं वेक्टर ए, अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया गया है a1i b1j प्लस c1k, और वेक्टर बी a2i कैप b2j कैप एंड c2k कैप, यह दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया गया है। अब इस केस में इनके डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दो एडिशनल प्रॉपर्टी और होते हैं, जिसे हम यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी और डॉट सी, मतलब दो वेक्टर a और b, यहाँ पे इनके रिजल्टेंट जो कि जानते हैं सेम नेचर के होंगे। इसके साथ तीसरे वेक्टर का हमें स्केलर प्रोडक्ट मालूम करना है। तो प्रॉपर्टी बोलता है यहाँ पे अगर ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो a का डॉट प्रोडक्ट c के साथ होगा, a डॉट सी प्लस, यहाँ पे बीच में साइन प्लस है इसलिए सेकेंड टर्म का साइन भी प्लस होगा, आफ्टर डेट b एंड c का डॉट प्रोडक्ट b डॉट सी। ठीक है, इसे भी हम आपको यहाँ पे बता सकते थे, बट ये मैथमेटिक्स में आता है, तो इसे हम मैथमेटिक्स में डिराइव, मतलब मैथमेटिक्स में इसे डिराइव करके बताना होता है। यहाँ पे आपको उस डेरिवेशन से मतलब नहीं है, आपको बस याद रखना है कि a प्लस बी डॉट सी, ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी होगा। और अगर यहाँ पर a वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट सी इस तरह से है, तो फिर से यहाँ पर a डॉट सी माइनस बी डॉट सी यह होगा। यह भी हो सकता है कि a डॉट b प्लस सी, अगर ऐसा दिख जाए तब भी ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर a डॉट b प्लस a डॉट सी, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो a डॉट b प्लस a डॉट सी, या यह भी हो सकता है a डॉट b वेक्टर माइनस सी वेक्टर, तो ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे a डॉट b माइनस a डॉट सी होगा, a डॉट b माइनस a डॉट सी होगा। ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे अगर हम मान लेते हैं m टाइम्स वेक्टर a डॉट n टाइम्स वेक्टर b, मतलब वेक्टर a नंबर m के साथ मल्टीप्लाइड है और वेक्टर b नंबर n के साथ मल्टीप्लाइड है, और दोनों को यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पर दोनों का नंबर m और n सेपरेट होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे a डॉट b, a और b के बीच स्केलर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल, अगर हम ट्वाइस a डॉट 3b, तो यहाँ पे 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएंगे एंड a डॉट b। ठीक है, यह इसका एग्जांपल है। तो अब यहाँ पे दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिए गए हैं, इनके डॉट प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड करेंगे ये आपको बताने जा रहे हैं हम। नाउ a डॉट b, तो सबसे पहले वेक्टर a के वैल्यू को हम फर्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे, a1i कैप b1j कैप c1k कैप डॉट, फिर वेक्टर b के वैल्यू को लिखते हैं a2i कैप b2j कैप प्लस c2k कैप। अब यह फर्स्ट वेक्टर इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, फिर उसी तरह से सेकेंड वेक्टर का तीनों वेक्टर के साथ
डॉट प्रोडक्ट होगा, तो इसे लिखते हैं A1 I डॉट A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। फिर उसी तरह से B1 J कैप डॉट B1 J कैप डॉट A2 I कैप B2 J कैप प्लस C2 K कैप। और तीसरा टर्म C1 K कैप का इस पूरे के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, तो C1 K कैप डॉट A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। ठीक है, अब ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो ये इसका मतलब यह जो वेक्टर है A1 I कैप, इसका तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसे लिखते हैं। तो सबसे पहले A1 I कैप A2 I कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, तो इसके पास जो नंबर है A1 और इसके पास जो नंबर है A2, सबसे पहले यह बाहर हो जाएगा A1 A2 और ब्रैकेट में I डॉट I। फिर यहाँ पे A1 B2 I डॉट J होगा I कैप डॉट J। ठीक है, फिर यहाँ पर A1 C2 I डॉट K होगा I डॉट K। हम जानते हैं यहाँ पे I डॉट J 0 होगा, I डॉट K 0 होगा, तो यह दोनों टर्म यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर यह टर्म बचेगा और I डॉट I 1 होता है। ठीक है, तो इन तीन टर्म्स में से सिर्फ हमें यह टर्म पहला टर्म वैल्यू देगा। इसी तरह से नेक्स्ट 2 के भी होंगे, तो नेक्स्ट 2 में हम जानते हैं जो J डॉट J वाला टर्म होगा वह वैल्यू देगा, बाकी दो टर्म यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर भी हम यहाँ पे लिखते हैं, इसके पास नंबर B1 है और यहाँ पर A2, तो B1 A2 J डॉट I प्लस फिर B1 B2 J डॉट J कैप डॉट J कैप। फिर B1 C2 J डॉट K कैप। अब C1 A2 K डॉट I प्लस C1 A2 K डॉट I प्लस यहाँ पर C1 B2 K डॉट J कैप एंड फिर C1 C2 K डॉट K। ठीक है, तो ब्रैकेट को ब्रेक करने पे इतने सारे टर्म हमें मिलेंगे, तो हमें पता है यहाँ पर I डॉट I 0 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम मेंशन कर देते हैं, इन दोनों टर्म का 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर यह टर्म 0 होगा, यह टर्म वैल्यू देगा, यह टर्म 0 हो जाएगा चूँकि J डॉट K है। फिर यहाँ पे K डॉट I 0 होगा, K डॉट 0 होगा और यह वैल्यू देगा। तो अल्टीमेटली जिन टर्म को हमने अंडरलाइन किया है ये सारे टर्म यहाँ पर 0 हो जाएंगे। फिलहाल हमें इन तीन टर्म इसके ही वैल्यू यहाँ पर हमें मिलेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसे, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पर A डॉट B A1 A2 और यहाँ पे I डॉट I मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ I का स्क्वायर। ठीक है, A डॉट A हमने अभी आपको बताया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर, तो A1 इंटू A2 एंड I के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, चूँकि I डॉट I मैग्नीट्यूड ऑफ I का स्क्वायर होगा। फिर इन तीन टर्म के वैल्यू 0 होंगे। फिर यहाँ पे B1 B2 इंटू J कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आफ्टर दैट फिर यहाँ पर हमें C1 C2 एंड K कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो अल्टीमेटली इतने सारे टर्म में सिर्फ ये तीन टर्म के ही यहाँ पर वैल्यू हमें फाइंड करने हैं। इसको मिटाते हैं, तो देयरफॉर अब हमारे पास A डॉट B, यह जानते हैं 1 हो जाएगा। ठीक है, A1 A2 इंटू 1, फिर B1 B2 यह भी 1 होगा, B1 B2 इंटू 1 एंड C1 C2 इंटू 1। तो
हमारे सामने अब जो फार्मूला है ए डॉट बी का, A1 A2 प्लस B1 B2, ठीक है, B1 B2 प्लस C1 C2 प्लस C1 C2, ठीक है। तो अगर वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिए रहते हैं तो आपको डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए, ये तो हमने आपको डेरिवेशन बताया था, तो डेरिवेशन को आपको सिर्फ समझने के लिए मतलब इसे स्टडी करना है, बट अल्टीमेटली हमारे सामने ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट जब दोनों कंपोनेंट फॉर्म में दिए जाएंगे तो इसे फाइंड करना है। एक्स कंपोनेंट का प्रोडक्ट, एक्स कंपोनेंट वेक्टर एक का A1 है और बी का A2 है, तो A1 इंटू A2 प्लस वाई कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस जेड कंपोनेंट का प्रोडक्ट, इतने करके हमें कैलकुलेशन को करके इसके आंसर को फाइंड करना है, ठीक है। आइए एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, एक वेक्टर है A 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप एंड एक वेक्टर है B 3i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। ये दो वेक्टर हैं, डिफरेंट वेक्टर्स हैं, हमें फाइंड करना है A डॉट बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंस A डॉट बी जानते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होता है, तो यहाँ पे A1 2 और A2 3 है प्लस B1 यहाँ पे -3 है और B2 यहाँ पे जानते हैं माइनस जे का मतलब -1 इंटू जे है, तो यहाँ पे B2 -1 है और C1 यहाँ पर 5 है और C2 यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो 6 प्लस 3 20, तो 26 प्लस 3 29 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का हम एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एंगल फाइंड कैसे करेंगे, तो एंगल फाइंड करने के लिए हमने आपको शुरू में बताया था कि कॉस थीटा A डॉट बी बाय एक का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, यह फार्मूला हमने आपको शुरू में ही बता दिया था। तो अब इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हमें A डॉट बी का वैल्यू निकालना होगा, उसके बाद वेक्टर A और वेक्टर B का मैग्नीट्यूड के वैल्यू भी चाहिए। तो A डॉट बी हमने अभी निकाल के रखा है 29, अब A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड निकालते हैं यहाँ पर। अब वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, A का कंपोनेंट का स्क्वायर का सम और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ठीक है, इसे लिखते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर का रूट, ठीक है। ये 4 9 25 अंडर रूट 38 होगा, ठीक है। यह वेक्टर A का मैग्नीट्यूड निकल गया। अब हम वेक्टर B का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, वेक्टर B का कंपोनेंट यहाँ पर 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे -1 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट, तो 9 1 16 अंडर रूट 26, ठीक है। तो इस तरह से वेक्टर A एंड वेक्टर B के मैग्नीट्यूड और यहाँ पे A डॉट बी के वैल्यू यहाँ पर हमने निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालेंगे, तो देयरफॉर cos थीटा A डॉट बी बाय वेक्टर A का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। तो A डॉट बी हमने 29 यहाँ पे निकाला है, फिर वेक्टर A का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 38 इंटू अंडर रूट 26, ठीक है। इसे आप परफॉर्म कर लेना कितना होता है। तो थीटा इक्वल टू जानते हैं कॉस इनवर्स 29 बाय अंडर रूट 38 इंटू 26, यह इसका आंसर होगा। कॉस थीटा जानते हैं, कॉस थीटा अगर इतना आया है तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, कॉस को हम उस तरफ भेजते हैं तो कॉस इनवर्स हो जाता है, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर देखते हैं। एक एग्जांपल है कि वेक्टर A 3i माइनस 5j
प्लस पी के कैप। वेक्टर बी यह दे रखा है -2pi प्लस 3j प्लस 3k कैप। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑर्थोगोनल, इवेलुएट पी। ठीक है, यह दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिए गए हैं और वेक्टर ए और वेक्टर बी ऑर्थोगोनल मीन्स परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पे। तो हमें यहाँ पर इस p का वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंस यहाँ पर दे रखा है a परपेंडिकुलर है b पे, a और b परपेंडिकुलर हैं, तो हम जानते हैं इस केस में दोनों के डॉट प्रोडक्ट 0 होंगे, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट एक नंबर होता है और वह यहाँ पे 0 होगा जब दोनों वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। अब यहाँ पे ए और बी के कंपोनेंट फॉर्म में वैल्यूज़ दिए गए हैं, तो ए डॉट बी हम निकालते हैं। यहाँ पर दोनों के एक्स कंपोनेंट, ए का 3 है और बी का -2p है, तो 3 × -2p प्लस फिर ए का y कंपोनेंट -5 है और बी का 3 है, तो -5 × 3 और इसका p है, ए का z कंपोनेंट p है और b का 3 है, तो p × 3 0 होगा। यहाँ पे ये दोनों मिलकर -6p होगा, यह दोनों मिलके 15 होगा और यह 3p, तो -6p प्लस 3p इन दोनों का मतलब -6p और 3p मिलकर -3p होगा और 15 उधर भेज देते हैं हम, तो देयरफॉर p = 15/-3 मीन्स -5, तो p का वैल्यू यहाँ पर -5 होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन है इफ a = 3i - 2j प्लस 5k, तो हमें वैल्यू निकालना है a डॉट ए का हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। हमने आपको बताया है कि a डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ a² होता है, a डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ a² होता है। ठीक है, तो हम a डॉट ए मतलब a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 से भी फाइंड कर सकते हैं, बट हम यहाँ प्रॉपर्टीज से इसके वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब मैग्नीट्यूड ऑफ a, इसका कंपोनेंट 3 -2 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यह 9 4 25 √38 होगा। ठीक है, तो देयरफॉर a डॉट ए मैग्नीट्यूड a जो हमने निकाला है √38 और इसका स्क्वायर, तो अल्टीमेटली यह 38 होगा। ठीक है, अब अभी हमने आपको पढ़ाया है एक प्रॉपर्टी है, यह एडिशनल प्रॉपर्टी है। एडिशनल प्रॉपर्टी में हमने आपको अभी पढ़ाया है कि a डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ a² होता है। ठीक है, नॉट अब हम a प्लस बी डॉट a प्लस बी इसे फाइंड करते हैं, a प्लस बी डॉट a प्लस बी। अब चूंकि a डॉट ए को मैग्नीट्यूड ऑफ a² लिख सकते हैं, तो a प्लस बी डॉट a प्लस बी को हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक ना, इसको फॉलो करेंगे तो जैसे a डॉट ए एक a प्लस पे यहाँ पे a प्लस बी वेक्टर है, दूसरा a भी a प्लस बी वेक्टर है और यहाँ पे a मैग्नीट्यूड वेक्टर a का मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर अगर हम इसे प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट का दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, a डॉट a प्लस बी होगा, उसी तरह से b डॉट a प्लस बी और यह वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। फिर हम ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे a डॉट a एंड a डॉट b होगा, a डॉट a
प्लस ए डॉट बी। यहाँ पर भी बी डॉट ए, ब्रैकेट ब्रेक करने पे पहला टर्म बी डॉट ए होगा और दूसरा टर्म बी डॉट बी होगा। बी डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और ए डॉट ए, इसे हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। ए डॉट बी और बी डॉट ए डॉट बी, तो बी डॉट ए को हम ए डॉट बी लिख सकते हैं क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होते हैं, और इसे मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ किया है कि ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। यह दोनों मिलकर ट्वाइस हो जाएगा, तो देयरफॉर हमारे सामने एक बहुत ही अच्छा सा एक्सप्रेशन ऑब्टेंड हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी का स्क्वायर, फर्स्ट वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर, या इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ट्वाइस ए डॉट बी, या इसे हम बाद में लिखेंगे सेकेंड वेक्टर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इन दोनों का सम यहाँ पर ट्वाइस ए डॉट बी। ठीक है, बहुत ही काम का प्रॉपर्टी हमने आपको बताया है। इससे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स आज के लेक्चर में अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले लेक्चर में हम फिर से एक बार वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट और साथ ही साथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।